हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट पे जीत सीरीज। मैं हूं आदेश फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप सीख सकते हैं मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री, ओनली एट learnohub.com। तो बच्चों, हमने अपनी पिछली वीडियो में कवर किए थे हमारी नीट बायोलॉजी के सेकेंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस को। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे हमारे इसी चैप्टर से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं अपने आज की वीडियो के पहली प्रॉब्लम पर, विच सेज क्राइजोफाइट्स, यूग्लिनॉइड्स, डायनोफ्लैजिलेट्स एंड स्लाइम मोल्ड्स आर इंक्लूडेड इन किंगडम। सो हमसे पूछा जा रहा है कि क्राइजोफाइट्स, यूग्लिनॉइड्स, डायनोफ्लैजिलेट्स और स्लाइम मोल्ड्स किस किंगडम में आते हैं। और ऑप्शंस आर ऑप्शन ए फंजाई, ऑप्शन बी एनिमेलिया, ऑप्शन सी मोनेरा या ऑप्शन डी प्रोटिस्टा। राइट, सो इससे आसान क्वेश्चन कोई आपसे क्या ही पूछ सकता था। राइट, सो सारे के सारे जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं ये प्लेस किए जाते हैं अंडर विच किंगडम, जल्दी से बताइए। यस, द ऑप्शन विच इज करेक्ट इज ऑप्शन डी, किंगडम प्रोटिस्टा। इसमें प्लेस किए जाने वाले सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं यूनिसेल्युलर एंड यूकैरियोटिक, इजंट इट? मोर ओवर एक और ग्रुप जो है वो किंगडम प्रोटिस्टा में प्लेस किया जाता है, विच इज मिसिंग, विच इज प्रोटोजोआ। सो अनदर फिफ्थ ग्रुप वी वुड से इज द प्रोटोजोआ, जो कि किंगडम प्रोटिस्टा का ही एक ग्रुप होता है। ओके, सो आवर सेकंड क्वेश्चन इज फ्रॉम द ईयर 2016 अगेन, फेज 1। सो हमसे पूछा जा रहा है सेकंड प्रॉब्लम में दैट वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सेल वॉल ऑफ मोस्ट फंजाई इज। सो किंगडम फंजाई में या जितनी भी फंजाई होती हैं उनमें सेल वॉल किस कंपोनेंट की बनी हुई होती है इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस। सो द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए सेल्यूलोज, ऑप्शन बी हेमीसेल्यूलोज, ऑप्शन सी काइटिन या ऑप्शन डी पेप्टाइडोग्लाइकन। सो आपने किंगडम फंजाई के बारे में पढ़ा है और मेरा कॉन्सेप्ट एड ऑन वाला वीडियो भी देखा है, राइट? तो आपको इसका आंसर आता ही है। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, काइटिन। याद है ना आपको, फंजाई के केसेस में आपको जो सेल वॉल होती है वो देखने को मिलती है ऑफ काइटिन। सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज की जो कवरिंग होती है इन केस ऑफ सेल वॉल वो देखने को मिलती है इन किंगडम प्लांटे। एंड पेप्टाइडोग्लाइकन किस ग्रुप का सेल वॉल मटेरियल है? यस, बैक्टीरिया का। ओके, so the correct option is option C, chitin। तो चलिए बच्चों, let's see problem number 3। प्रॉब्लम नंबर 3 में हमसे बोला जा रहा है which of the following statements is wrong for viroids। so viroids के केस में इनमें से दी हुई कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? let us see our options first। so options are they cause infections, option B their RNA is of high molecular weight, option C they lack a protein coat या option D they are smaller than viruses। अगर आपने वायरॉइड्स वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ा है मेरी कॉन्सेप्ट एड ऑन वाली वीडियो में, तो आपको पता है वायरॉइड्स वो पार्टिकल्स हैं जो कि डिवॉइड होते हैं ऑफ द प्रोटीन कोट, है ना? ओके, सो अगर आपने मेरा कॉन्सेप्ट एड ऑन वाला वीडियो देखा है तो आपको सारे पॉइंट वायरॉइड से रिलेटेड क्लियर होंगे, जैसे कि सारे के सारे वायरॉइड जो हैं वो इन्फेक्शियस हैं, तो यानी कि ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, इसीलिए हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, इजंट इट? ओके ओके, तो द बी ऑप्शन सेज देयर आरएनए इज ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? नो, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। वाई? हमने पढ़ा था जो वायरॉइड्स का आरएनए होता है, जो कि फ्री आरएनए होता है, वो होता है लो मॉलिक्यूलर वेट का, इसीलिए दिस ऑप्शन is going to be correct because हमसे पूछा जा रहा है wrong statement को आइडेंटिफाई करने के लिए। So the correct option is going to be option B। Okay, let us consider our C and D options also, जिसमें हमसे बोला जा रहा है they lack a protein coat, that's true, viroids devoid होते हैं प्रोटीन कोट के, इसीलिए। फिर उसके बाद they are smaller than viruses, yes, obviously जब इनके पास इनका प्रोटीन कोट नहीं होगा तो इनका साइज वायरस पार्टिकल से हमेशा स्मॉलर ही होगा। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 4 पे, जो कि अगेन फ्रॉम द ईयर 2016 फेज 1 से ही रिलेटेड है। सो हमसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रॉन्ग। सो हमें आइडेंटिफाई करना है इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है या रॉन्ग है। सो पहली स्टेटमेंट है यू बैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड फॉल्स बैक्टीरिया। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है? जल्दी से बताइए। यस, द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इटसेल्फ। राइट, आपको पता है यू बैक्टीरिया
का जो यू वर्ड होता है इसका मतलब ही होता है ट्रू। सो ऑब्वियसली यू बैक्टीरिया के मेंबर जो होंगे वो कहलाएंगे द ट्रू बैक्टीरिया। सो सिंस ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, यही स्टेटमेंट हमारा करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है टू फाइंड द रॉन्ग स्टेटमेंट। सो आवर ऑप्शन ए इज इटसेल्फ करेक्ट। ओके, जल्दी से बाकी के ऑप्शंस को भी कंसिडर कर लेते हैं। सो आवर ऑप्शन बी सेज फाइकोमाइसीटीज आर आल्सो कॉल्ड एल्गल फंजाई। दैट्स वेरी ट्रू, बिकॉज मैंने आपको बोला था फाइको प्रीफिक्स किसी भी नाम के आगे लग जाएगा तो आप समझ जाइए वो एल्गा के बारे में बात हो रहा है। ओके, देन ऑप्शन सी में साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी। दैट्स आल्सो करेक्ट। साइनोबैक्टीरिया का ही दूसरा नाम तो ब्लू ग्रीन एल्गी होता था, इजंट इट? देन ऑप्शन डी इज गोल्डन एल्गी आर आल्सो कॉल्ड डेस्मिड्स। दैट इज आल्सो ट्रू। गोल्डन एल्गी को हम डेस्मिड्स ही तो कहते हैं। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी ऑप्शन ए। सो बच्चों, हमारी स्क्रीन पर है हमारी प्रॉब्लम नंबर 5 which is again from the year NEET 2016, जिसमें हमसे पूछ रहे हैं the primitive prokaryotes responsible for the production of biogas from the dung of ruminant animals include the। so हमें बहुत सारी हिंट्स जो है हमारे क्वेश्चन में ही दे रखी हैं। पहली चीज प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स, ओके, यानी कि हम किस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं? यस, दैट इज आर्कीबैक्टीरिया। परफेक्ट। देन वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। बायोगैस किससे मिलके बनती है भाई? ऑब्वियसली मीथेन से। सो जो कि और ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर आल्सो फाउंड इन द डंग ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स। सो इससे आसान क्वेश्चन हो क्या सकता है? सारी की सारी हिंट्स आपको क्वेश्चन में ही दे दी हैं। ऑब्वियसली जल्दी से, मुझे पता है आपको आंसर आता है, लेकिन वी विल हैव टू वेट फॉर द ऑप्शंस आल्सो। तो जल्दी से ऑप्शन देख लेते हैं, राइट? सो ऑप्शन ए इज मेथानोजेंस, ऑप्शन बी यूबैक्टीरिया, ऑप्शन सी हेलोफाइल्स या ऑप्शन डी थर्मोएसिडोफाइल्स। यस, द करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी ऑप्शन ए मेथानोजेंस। ओके, सो मैंने आपको बताया था अपनी कॉन्सेप्ट एड ऑन वाली वीडियो में कि मेथानोजेंस ग्रुप ऑफ आर्कीबैक्टीरिया हैं जो कि मार्शी एरियाज में पाए जाते हैं, और रूमिनेंट्स के जो स्टमक होता है या गट होता है उनमें भी प्रेजेंट होते हैं, और ये उनके डंग में प्रेजेंट होते हैं और प्रोड्यूस करते हैं द गैस कॉल्ड मीथेन विच इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। Okay, so the correct option is going to be option A. So our next question is from NEET 2016 phase 2. हमसे पूछा जा रहा है select the wrong statement. Again आपको यहाँ पर 4 set of statement दे रखी हैं और आपको फाइंड करनी है wrong statement को। Okay, चलिए देखते हैं एक एक करके सारी स्टेटमेंट को और आइडेंटिफाई करते हैं अपने करेक्ट ऑप्शन को। So the option A is telling us the walls of diatoms are easily destructible. क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है? जल्दी से बताइए। Yes, this statement is going to be incorrect. Okay, so आपको पता है, मैंने आपको बताया भी था कि डाई एटम्स की जो वॉल होती है उसमें डिपोजिशन होता है किस सब्सटेंस का? Yes, the substance which is deposited is silica, जो कि बना देता है डाई एटम्स की सेल वॉल को indestructible, और यहां लिखा है easily destructible। तो ऑब्वियसली ये ऑप्शन पहले ही केस में हमें बता दे रहा है कि स्टेटमेंट रॉन्ग है। सो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट होने की वजह से दिस इज गोइंग टू बी आवर करेक्ट ऑप्शन। ओके, बिकॉज हमें पता है वॉल्स ऑफ डायटम्स आर इजीली डिस्ट्रक्टेबल नहीं, इनडिस्ट्रक्टेबल होती हैं। ओके, जल्दी से अपनी सारी और जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं उनको भी एक बार देख लेते हैं। सो डायटोमेशियस अर्थ इज फॉर्म्ड बाय द सेल वॉल्स ऑफ डायटम्स। ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। मैंने आपको बताया कि सिंस इनकी जो वॉल्स होती हैं वो इनडिस्ट्रक्टेबल हैं तो वो बिलियंस ऑफ ईयर्स तक अर्थ पे एक्यूमुलेट होती रहेंगी और बना देती हैं डायटोमेशियस अर्थ। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट थी। ओके, सी ऑप्शन हमसे कह रहा है डायटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशन। सो हमको पता है डायटम्स जो हैं वो ओशंस की चीफ प्रोड्यूसर्स कंसिडर किए जाते हैं, एंड द रीजन आई हैड टोल्ड यू वाज कि ये मेन फूड सोर्स होते हैं फॉर ऑल द एक्वाटिक फूड वेब्स, इसीलिए इनको हम चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशंस कहलाते हैं। ओके, देन ऑप्शन डी इज डायटम्स आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर। ये स्टेटमेंट भी परफेक्टली करेक्ट है कि डायटम्स जो हैं ऑब्वियसली माइक्रोस्कोपिक है, किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स हैं, यूनिसेल्युलर हैं, एंड ऑब्वियसली ये वाटर में, वाटर करेंट्स में पाए जाते हैं और ये वहां पर पैसिवली फ्लोट करते हैं। So the correct option was option A. So let's see our next problem, which is again from the year 2016, phase 2. Methanogens belong to.
सो हमसे पूछा जा रहा है मेथानोजेंस जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं या बैक्टीरिया हैं, ऑब्वियसली आप जानते ही हैं, दे बिलोंग टू विच ग्रुप? सो अवर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए यू बैक्टीरिया, ऑप्शन बी आर्की बैक्टीरिया, ऑप्शन सी डायनोफ्लैजिलेट्स और ऑप्शन डी स्लाइम मोल्ड्स। इसका आंसर आप सभी को आता है। चलिए मैं आपको 5 सेकंड देता हूं, जल्दी से अपने आंसर ढूंढिए और मुझे बताइए। ओके, यस, द करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी आर्की बैक्टीरिया, राइट। आर्की बैक्टीरिया को बिलोंग करते हैं मेथानोजेंस, और मेथानोजेंस जो होते हैं वो होते हैं एक प्रकार के प्रिमिटिव बैक्टीरिया जो कि एक्सट्रीमली हार्श कंडीशन में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं मेथानोजेंस, जल्दी से बताइए। मेथानोजेंस आर प्रेजेंट इन द मार्शी एरियाज एज वेल एज, और कहां पाए जाते थे ये? रूमिनेंट्स की गट में। रिमेंबर, बायोगैस की प्रोडक्शन में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ओके, सो मेथानोजेंस बिलोंग टू आर्की बैक्टीरिया, ऑप्शन बी इज correct. So our next question is again from NEET 2016 phase 2nd which says which one of the following is wrong for fungi? यानी कि दी हुई इन 4 स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट फंजाई से रिलेटेड इनकरेक्ट है, वो हमें आइडेंटिफाई करना है। तो जल्दी से अपने सारे ऑप्शन देख लेते हैं। सो अवर फर्स्ट ऑप्शन सेज दे आर यूकैरियोटिक। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है? जल्दी से बताइए। यस, दिस स्टेटमेंट रिगार्डिंग फंजाई इज करेक्ट। इसीलिए इस ऑप्शन को हम यही कर देंगे एलिमिनेट, बिकॉज हमसे पूछा जा रहा है टू आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। ओके, सो लेट्स सी आवर बी ऑप्शन व्हिच सेज ऑल फंजाई पोजेस अ प्योरली सेल्यूलोजिक सेल वॉल। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है? यस, परफेक्टली करेक्ट। बताइए, ये स्टेटमेंट है इनकरेक्ट। ओके, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज हमसे बोला जा रहा है फंजाई की सेल वॉल प्योरली सेल्यूलोज की बनती है। नो 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 नो, दैट्स इनकरेक्ट। द रीजन इज सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ काइटिन, isn't it? So यही वो स्टेटमेंट है जो कि हमको रॉन्ग इंफॉर्मेशन कन्वे कर रही है रिगार्डिंग फंजाई, और यही हमारा करेक्ट आंसर भी है। ओके, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो फटाफट से सी और डी ऑप्शन को भी यही कंसिडर कर लेते हैं। दैट इज ऑप्शन सी इज दे आर हेट्रोट्रॉफिक। मोस्टली फंजाई, यानी कि ऑल फंजाई आर हेट्रोट्रॉफिक ऑब्वियसली, एंड मोस्ट ऑफ देम आर सैप्रोफाइटिक, isn't it? और ऑप्शन डी हमसे बोल रहा है दे आर बोथ यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। पर आप मुझसे पूछोगे कि फंजाई तो मोस्टली मल्टीसेल्युलर होते थे, isn't it? मल्टीसेल्युलर मेजॉरिटी ऑफ केसेस में है, बट देर आर यूनिसेल्युलर फंजाई ऑल्सो। कौन से हैं वो? ईस्ट, याद है, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी इटसेल्फ। बाकी सारी की सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट होने की वजह से यहीं एलिमिनेट की जा सकती हैं, isn't it? So let's see problem number 9 from the year 2017 which says DNA replication in bacteria occurs. So हमसे पूछ रहे हैं कि DNA replication जो होता है बैक्टीरिया के केसेस में वो कब होता है, isn't it? So first option is within nucleus, option B is prior to fission, option C just before transcription, या option D during S phase. So जल्दी से इसको रिकॉल करने की कोशिश करिए बैक्टीरिया के बारे में इंफॉर्मेशन। Yes, so our first option says within न्यूक्लियोलस। तो आप बताइए क्या बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियोलस पाया जाता है? बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियस तो होता ही नहीं है, तो न्यूक्लियोलस कहां से होगा, isn't it? So within न्यूक्लियोलस वाला जो ऑप्शन है वो यहीं पर एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है बैक्टीरिया होते हैं प्रोकैरियोट्स जिनके पास नहीं होती है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स और न्यूक्लियस, isn't it? तो इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर बाउंड नहीं होता है। सो न्यूक्लियोलस भी ऑब्वियसली इनके पास नहीं होगा, इसीलिए ये ऑप्शन यही एलिमिनेट हो गया। भाई अब नेक्स्ट ऑप्शन है प्रायर टू फिजन। तो आपको पता है बैक्टीरिया डिवाइड करते हैं बाय बाइनरी फिजन, और बाइनरी फिजन में जब एक बैक्टीरियल सेल 2 बैक्टीरियल डॉटर सेल्स में कन्वर्ट होगा तो ऑब्वियसली उनको 2 डीएनए की जरूरत पड़ेगी ना, वो अपनी कॉपी करेगा अपने डीएनए की, और जब सेकंड कॉपी बन जाती है तब वो इक्वली इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है इन बोथ इट्स डॉटर सेल्स। सो ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी करेक्ट इन दिस केस, राइट? सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, सो हमसे पूछा जा रहा है सी ऑप्शन में दैट जस्ट बिफोर ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन के केस में होता क्या है? ट्रांसक्रिप्शन बेसिकली वो प्रोसेस है जिसमें कि डीएनए से एमआरएनए बनता है, और वो एमआरएनए बाद में ट्रांसलेशन करके प्रोटीन बनाता है। बट ये प्रोसेस तो हो गई प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट। हमसे पूछ रहा है डीएनए रेप्लिकेशन की जरूरत कब होती है, या फिर वो कब होता है एग्जैक्टली। सो जस्ट बिफोर ट्रांसक्रिप्शन तो जरूरत ही नहीं है।
सो यहां पर ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता। और हमसे पूछा जा रहा है ड्यूरिंग एस फेज इन ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी का जो ऑप्शन है ना वो मोस्टली आप कंफ्यूज होने वाले हो इस ऑप्शन में, बिकॉज एस फेज जो है वो सेल साइकिल का बेसिकली वो फेज होता है जिसमें कि डीएनए का डुप्लीकेशन होता है या रेप्लिकेशन होता है, मतलब उसकी दूसरी कॉपी बनती है। बट द केस इज ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है वो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स होने की वजह से इनके अंदर जो एस फेज है वो ज्यादा प्रोमिनेंट होती ही नहीं है, इसीलिए डीएनए का रेप्लिकेशन यहां पर होना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए द करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी। ये ऑप्शन भी यहीं पर एलिमिनेट हो जाएगा। ओके तो चलिए बच्चों, नाउ वी हैव प्रॉब्लम नंबर 10 फ्रॉम द ईयर 2017 व्हिच इज आस्किंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स प्रोवाइड स्टिकी कैरेक्टर टू द बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल को स्टिकी कैरेक्टर प्रोवाइड करने वाला कौन सा कंपोनेंट प्रेजेंट होता है, राइट। सो वी हैव ऑप्शन ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऑप्शन बी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी ग्लाइकोकैलिक्स या ऑप्शन डी सेल वॉल। सो ऑब्वियसली इसका ऑप्शन आपको ए जो है वो देखते ही आपने एलिमिनेट कर दिया होगा, इजंट इट, क्योंकि बात हो रही है बैक्टीरियल सेल की, और बैक्टीरियल सेल में कहां से आ गई भाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो ये ऑप्शन तो यही एलिमिनेट हो गया, इजंट इट। अब हमारे पास बचते हैं तीन ऑप्शंस। सो वी हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ग्लाइकोकैलिक्स एंड सेल वॉल। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम तो भाई एंट्री या रेगुलेशन ऑफ सब्सटेंसेस होता है ना इनसाइड एनी सेल, तो वो इसको स्टिकी कैरेक्टर क्यों प्रोवाइड करेगी भाई, है ना। सो ये ऑप्शन यही एलिमिनेट हो गया। एंड देन सेल वॉल भी आप देखेंगे तो सेल वॉल का काम क्या होता है, रिजिडिटी प्रोवाइड करना किसी भी सेल को, है ना, तो ये भी इसका ऑप्शन कैसे हो सकता है। आवर करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी ग्लाइकोकैलिक्स। यस, ग्लाइकोकैलिक्स बेसिकली बैक्टीरियल सेल के अंदर आपको स्लाइम लेयर के फॉर्म में देखने को मिलेगा, है ना, एक सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है जो कि बैक्टीरियल सेल के पास प्रेजेंट हो जाती है। ओके, एंड ग्लाइकोकैलिक्स ही वो सब्सटेंस है जो कि प्रोवाइड करता है बैक्टीरियल सेल को एक स्टिकी नेचर। ओके, सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी ग्लाइकोकैलिक्स। सो नाउ वी हैव आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम व्हिच सेज which among the following are the smallest living cells known without definite cell wall? Okay, pathogenic to plants as well as animals and survive without oxygen. इतनी सारी हिंट आपको एक ही क्वेश्चन में मिल गई है। आपको पहचानना है सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि विदाउट सेल वॉल है, एनारोबिक कंडीशन में सर्वाइव करता है और होता है पैथोजेनिक टू प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो आपको ऑप्शन आपका दिख ही गया होगा, बट जल्दी से ऑप्शन पढ़ भी लेते हैं ना। So our first option is option A, which is Pseudomonas, option B Mycoplasma, option C Nostoc and option D Bacillus. Yes, the correct option is option B Mycoplasma, है ना। Mycoplasma किंगडम मोनेरा के मेंबर्स हैं जो कि विदाउट सेल वॉल है, एनारोबिक कंडीशन में सर्वाइव करते हैं, पैथोजेनिक होते हैं इन नेचर। बाकी सारे ऑप्शन जो हैं जैसे Pseudomonas which is a बैक्टीरिया, राइट, Nostoc एक ब्लू ग्रीन algae है जिसे हम साइनोबैक्टीरिया में भी कंसिडर करते हैं, एंड Bacillus also is again a bacteria. So the correct option is option B. तो चलिए बच्चों, we have our next question in front of us जिसमें आपसे बोला जा रहा है viroids differ from viruses in having. So viroids जो हैं वो वायरसेस से कैसे डिफरेंट होते हैं और उनके पास ऐसा क्या होता है। So मैं जल्दी से आपके लिए ऑप्शन पढ़ देता हूं, मुझे पता है आप सभी को आंसर पता है। So wait for me to finish up with the options, right? So our option are DNA molecule without protein coat, option B RNA molecules with protein coat, ऑप्शन सी आरएनए मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोट, या ऑप्शन डी डीएनए मॉलिक्यूल विथ प्रोटीन कोट। याद आ गया सबको? यस, वायरॉइड्स जो हैं मैंने आपको बताया था दे आर डिवॉइड ऑफ प्रोटीन कोट, तो यानी कि दे लैक प्रोटीन कोट, है ना। अब जब प्रोटीन कोट नहीं होगा तो क्या प्रेजेंट होगा, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल। और जेनेटिक मटेरियल किस फॉर्म में होता था? Yes, it was in the form of free RNA. So the correct option is going to be option C, RNA molecules without a protein coat. So the option which is correct is option C. So now we have in front of us our next question which says which of the following are found in extremely saline conditions. So हमसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन से ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि extremely saline conditions, यानी कि saline शब्द का मतलब आप जानते होंगे, that is salty. सो सॉल्टी कंडीशन, एक्सट्रीमली सॉल्टी कंडीशन में पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स किस ग्रुप में प्लेस किए जाते हैं? तो द ऑप्शंस आर यूबैक्टीरिया, ऑप्शन बी साइनोबैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरिया और ऑप्शन डी आर्कीबैक्टीरिया। सो आपको आइडेंटिफाई करना है, जल्दी से बताइए। इसका आंसर आप सबको 100% आता है, इजंट इट? कौन सा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है? ये सभी के सभी बैक्टीरिया हैं, इजंट इट? सो कौन से बैक्टीरिया को बिलोंग करते हैं? ये वाले ऑर्गेनिज्म जो कि एक्सट्रीमली सिलाइन कंडीशन में पाए जाते हैं।
यस, द करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी, आर्कीबैक्टीरिया। आपको याद है ना आर्कीबैक्टीरिया, जिन्हें हम कहते थे प्रिमिटिव बैक्टीरिया, और ये फेमस ही इसलिए है बिकॉज ये सारी एक्सट्रीम कंडीशंस जैसे कि हाई टेम्परेचर्स और मार्शी एरियाज और जितने भी कोल्ड रीजन्स होते हैं वहां पर भी, इनफैक्ट ये सारी मतलब सेलाइन कंडीशन जहां पर कि बहुत ज़्यादा सॉल्टी कॉन्सेंट्रेशन होता है ऑफ वाटर और एनवायरमेंट, वहां पर ये बहुत अच्छे से थ्राइव कर लेते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, आर्कीबैक्टीरिया, इजंट इट? सो आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लैजेलेट प्रोटोजोन्स इज। सो आपको आइडेंटिफाई करना है इन सभी गिवन ऑर्गेनिजम्स में से कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो फ्लैजेलेट प्रोटोजोन है। सो आपको याद होगा प्रोटोजोन्स को हमने फर्दर कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया था, बेसिकली 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकोमोटरी ऑर्गन। याद है ना सबको? परफेक्ट। सो हमको पहचानना है उस ग्रुप से रिलेटेड इसमें कौन सा ऐसा एग्जाम्पल आपको दे रखा है। ओके, तो जल्दी से ऑप्शंस को देख लेते हैं। अवर ऑप्शन ए इज प्लाज्मोडियम, ऑप्शन बी इज पैरामीशियम, ऑप्शन सी इज ट्रिपैनोसोमा, या ऑप्शन डी एंटमीबा। तो जल्दी से पहचानिए, रिकॉल करने की कोशिश करिए, आपको याद आ जाएगा। सो अगर हम एलिमिनेट करके भी अपने ऑप्शंस को देखें तो हमारा आंसर आ सकता है, इजंट इट? लेट्स सी। हमारे पास है ऑप्शन डी, नीचे से ऊपर चलते हैं या किसी भी ऑर्डर में ले लेते हैं, लेट्स सी। तो ऑप्शन डी जो है जिसमें एंटमीबा दिया है, तो आपको इसमें ही आंसर दिख रहा है इसका, अमीबा। सो एंटमीबा बेसिकली वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है या फिर वो ऑर्गेनिज्म है जिनके पास अमीबा लाइक फीचर्स हैं, इजंट इट? तो इसका मतलब इनका मोड ऑफ लोकोमोशन क्या होना चाहिए? क्या फ्लैजेला हो सकता था? नहीं, इनके पास होगा लोकोमोटरी ऑर्गन एज सूडोपोडिया। तो ऑब्वियसली ये ऑप्शन तो यहीं एलिमिनेट कर लीजिए, इजंट इट? फिर हम एक और कॉमन एग्जांपल को देखते हैं जिसका नाम है पैरामीशियम। इसके बारे में भी आपने जानते हो ना, पैरामीशियम जो है वो एक सीलिएट है। मैंने आपको बताया था ये स्लिपर शेप्ड होता था। स्लिपर शेप्ड होने के साथ साथ इसकी पूरी बॉडी पे कवरिंग होती है किसकी? बहुत सारे सीलिया की। सो ये कैसा प्रोटोजोन हुआ? ये हुआ एक सीलिएटेड प्रोटोजोन, इजंट इट? सो ये ऑप्शन भी यहीं पर एलिमिनेट हो गया क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है फ्लैजेलेट प्रोटोजोन के बारे में। ओके, देन वी हैव प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम याद आ रहा है कुछ? यस, प्लाज्मोडियम वो ऑर्गेनिज्म है जो कि कॉजेटिव एजेंट होता है ऑफ मलेरिया, यानी कि ये है एक मलेरियल पैरासाइट, और ये बिलोंग करता था किस ग्रुप को? ये ग्रुप स्पोरोजोअन को बिलोंग करता था ऑफ द प्रोटोजोआ। सो स्पोरोजोन्स में कौन से ऑर्गेनिज्म आते थे? जिनके पास कोई लोकोमोटरी ऑर्गन ही नहीं होता था, इनके पास इन्फेक्टिव स्पोर स्टेज होती है। ओके, सो इसका मतलब ये ऑप्शन भी यहीं पर एलिमिनेट हो गया बिकॉज इनके पास नहीं होता है कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन, इजंट इट? सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी, ट्रिपैनोसोमा, जो कि यस इट इज अ फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोअन। इसके पास इसकी एक और खासियत है। आपने ट्रिपैनोसोमा का एग्जाम्पल अगर रिकॉल करने की कोशिश करो मेरे कॉन्सेप्ट अराउंड वाली वीडियो को, तो आपको याद आएगा ट्रिपैनोसोमा एक इन्फेक्शियस पैथोजन है जो कि कॉज करता था स्लीपिंग सिकनेस नाम की बीमारी, इजंट इट? सो ट्रिपैनोसोमा इज अ फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन जो कि कॉज करता है स्लीपिंग सिकनेस, इजंट इट? तो याद रखिएगा इन सभी पॉइंट्स को। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चों देखते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम को, जिसमें हमसे बोला जा रहा है सिलेक्ट द फंगस विच इज सैक फंगस फ्रॉम द फॉलोइंग। सो हमें आइडेंटिफाई करनी है अपनी सैक फंगस को फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन एग्जांपल्स। ओके, सो सैक फंगस के बारे में आपको याद है? यस, ये फंगस की वो ग्रुप है जिसको हम बुलाते थे एस्कोमाइसिटीज। तो एस्कोमाइसिटीज के जो मेंबर्स होते थे उन्हें हम बुलाते थे सैक फंगस। ओके, और इनके एग्जांपल्स को याद करने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। उससे पहले जल्दी से अपने ऑप्शंस को देख लेते हैं। और ऑप्शन ए इज एल्ब्यूगो, ऑप्शन बी इज एगैरिकस, ऑप्शन सी न्यूरोस्पोरा, या ऑप्शन डी म्यूकर। तो आपको अगर वो ट्रिक याद है तो आप इजीली विद इन फ्यू सेकेंड्स इस आंसर को ढूंढ लेंगे। सो ट्रिक क्या थी भाई? मैंने आपको बोला था वो ट्रिक थी सेकेंड क्लास पर ये न्यू पेन मिला। ओके, सो इसको याद करने के लिए मैंने आपको जानबूझ के रॉन्ग स्पेलिंग लिखी हुई है सैक की, बिकॉज ये सेकंड की, बिकॉज सैक इसमें आपको डायरेक्टली दिख रहा है कि यहाँ पे सैक पंजाय के बारे में बात हो रही है। ओके, एंड हमारे ऑप्शंस में आपको आंसर भी, आपको जो एग्जांपल्स हैं वो यहीं पर दिख रहे हैं, जैसे कि क्लास से मैंने क्लाविसस बताया था, एस्पर से आपको एस्परजिलस बताया था, ये से यीस्ट, न्यू से न्यूरोस्पोरा। ओके,
एंड पेन से पेनिसिलियम। सो आपका ऑप्शन विच इज करेक्ट वो आपको दिख ही गया है, विच इज ऑप्शन सी, न्यूरोस्पोरा। जल्दी से बाकी के सारे ऑप्शंस को भी यहीं कंसिडर कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन इज एल्ब्यूगो, जो कि मेंबर है फाइकोमाइसिटीज का, एंड फाइकोमाइसिटीज से आपको आंसर मिल ही गया होगा कि ये एक एल्गल फंजाई है, isn't it? Then we have agaricus, जो कि बेसिडियोमाइसिटीज का मेंबर है, जिन्हें हम कहते हैं क्लब फंजाई, isn't it? And option D, म्यूकर, was again a member of फाइकोमाइसिटीज itself, जो कि एल्गल फंजाई ही है। तो सैक फंगस का जो एग्जांपल था दैट इज न्यूरोस्पोरा, ऑप्शन डी। तो चलिए बच्चों देखते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम, विच इज प्रॉब्लम नंबर 16, जिसमें हमसे बोला जा रहा है द प्रोटीन कोट अराउंड अ वायरस इज कॉल्ड। सो वायरसेस के चारों तरफ जो प्रोटीन कोट होता है उसे हम क्या बुलाते हैं? So our options are option A capsule, option B core, option C capsid या option D trichome। Obviously इसका आंसर आप सभी को आता है। So जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको अपने कॉन्सेप्ट अराउंड वाली वीडियो में बताया था कि वायरसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन्स, है ना, यानी कि उनके पास न्यूक्लिक एसिड होता है एज द जेनेटिक मटेरियल, और प्रोटीन होता है जिसे हम क्या बुलाते थे? यस, द करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी, कैप्सिड। प्रोटीन कोट को हम बुलाते थे कैप्सिड इन केस ऑफ वायरसेस। ओके, तो चलिए बच्चों देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 17, विच इज अगेन फ्रॉम द ईयर 2017। ओके, सो द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर ऑर्गेनिजम्स इन किंगडम मोनेरा। सो किंगडम मोनेरा से रिलेटेड कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपको यहां दी हुई है इन चार ऑप्शन में से वो इनकरेक्ट है या फिर नॉट ट्रू है या फॉल्स है? ओके, सो अवर ऑप्शंस आर दे रिप्रोड्यूस बाय माइटोसिस। क्या ऐसा होता है? बैक्टीरियल केस में जो रिप्रोडक्शन होता है वो किस फिनोमिनन के थ्रू देखा जाता है? बेसिकली वो देखा जाता है बाय बाइनरी फिजन। ओके, सो बैक्टीरिया के केस में मोस्ट ऑफ द केस क्या होता है? बैक्टीरिया बीइंग प्रिमिटिव, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं, इनमें माइटोसिस जो होती है वो बहुत डिस्टिंक्ट नहीं होती, क्योंकि माइटोसिस होने के लिए ऑब्वियसली सेल ऑर्गेनल्स होना चाहिए जो कि इनके पास नहीं है मेम्ब्रेन बाउंड, इजंट इट? तो इसीलिए इनके अंदर माइटोसिस की जगह पे हम बाइनरी फिजन वुड बी कंसिडर अ मोर अप्रोप्रिएट वर्ड। देन हमारे पास ऑप्शन बी में दे ओरिजिनेटेड एट एटलीस्ट 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। यस, बैक्टीरिया जो हैं वो सबसे प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं और वो इस अर्थ को इनहैबिट कर रहे हैं फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स, जब से ये अर्थ बनी है, इजंट इट? सो ये ऑप्शन तो बेसिकली, क्योंकि ये स्टेटमेंट करेक्ट है तो ये ऑप्शन यहीं पर एलिमिनेट किया जा सकता था, क्योंकि ट्रू स्टेटमेंट हमको नहीं फाइंड करनी है, हमें फाइंड करनी है false statement या not true statement. Okay, then option C is they have prokaryotic cellular organization. That's very very true. सारे के सारे बैक्टीरिया जो हैं वो प्रोकैरियोट्स हैं, यानी कि उनके पास उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो किसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में बाउंड नहीं है, इवन उनके पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स भी एब्सेंस है। सो ये भी ऑप्शन जो है यहीं पर एलिमिनेट हो जाता है बिकॉज ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, एंड देन वी हैव दे मे बी ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक इन नेचर। मैंने आपको बताया ही था अपनी कॉन्सेप्ट एड ऑन वाली वीडियो में कि ये ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, दे कैन बी फोटो ऑटोट्रॉफिक और कीमो हेटरोट्रॉफिक, कीमो ऑटोट्रॉफिक, राइट? एंड दे ऑल्सो कैन बी हेटरोट्रॉफिक, यानी कि ये सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो करते थे। इसका मतलब ये ऑप्शन भी करेक्ट है, I mean, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, पर ये ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। तो हमारा फाइनल आंसर वुड बी आवर ऑप्शन ए। ओके, तो चलिए बच्चों देखते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 18 जो कि 2018 नीट से है। ओके, सो आवर क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोकैरियोट। सो हमें दिए हुए एग्जांपल्स में से जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म नहीं है उसे आइडेंटिफाई करना है। तो जल्दी से अपने ऑप्शंस को देख लेते हैं। सो ऑप्शन ए इज सैक्रोमाइसिस, ऑप्शन बी इज माइकोबैक्टीरियम, ऑप्शन सी इज नॉस्टॉक एंड ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी ऑसिलेटोरिया। सो आपको जल्दी से आइडेंटिफाई करना है। प्रोकैरियोट्स बेसिकली रेफरेंस होता है एक तरह से आपको आइडेंटिफाई करने में कि ये बेसिकली बैक्टीरिया के बारे में ही बात कर रहे हैं, इजंट इट? सो इनमें से कौन सा बैक्टीरिया नहीं है या किंगडम मोनेरा को बिलोंग नहीं करता है, बस आप इतना आइडेंटिफाई कर लेंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा, इजंट इट? सो आवर फर्स्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी सैक्रोमाइसिस। सैक्रोमाइसिस याद है किस ग्रुप में देखा था आपने? सैक्रोमाइसिस वाज सीन इन, अच्छा पहले आप ये बताइए कि सैक्रोमाइसिस बेसिकली किस ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम है? जल्दी से पहचानिए। यस, ये साइंटिफिक नेम होता है ऑफ ईस्ट। ओके, जो कि क्या है बेटा? दिस इज अ फंजाई। अगर ये एक फंजाई है तो यानी कि इसके पास तो यूकैरियोटिक सेल होना चाहिए ना, तो प्रोकैरियोट तो ये हो ही नहीं सकता।
इसका मतलब यही हमारा करेक्ट आंसर है, isn't it? So our correct option is going to be option A, Saccharomyces. जल्दी से बाकी ऑप्शंस को भी कंसिडर कर लेते हैं। लाइक हमारे पास ऑप्शन बी में माइकोबैक्टीरियम दिया और आगे ही बैक्टीरियम लगा है, तो इसका मतलब ये बैक्टीरिया है और सारे बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक होते ही होते हैं। सो ये ऑप्शन यही एलिमिनेट हो जाता, isn't it? Then we have नॉस्टॉक। नॉस्टॉक को मैंने कहाँ पढ़ाया था आपको? किंगडम मोनेरा में, जब मैं आपको साइनोबैक्टीरिया के बारे में बता रहा था। सो नॉस्टॉक याद है ना, जिसमें मैंने आपको एक डायग्राम बना के दिखाया था इसके फिलामेंटस वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के बारे में, और एक बड़ा सा सेल दिखाया था जिसमें कि नाइट्रोजन फिक्सेशन होती थी। क्या कहते थे हम उस सेल को? हम कहते थे उसे हेटेरोसिस्ट, याद है? सो नॉस्टॉक इज ऑल्सो अ प्रोकैरियोट बिकॉज वो साइनोबैक्टीरिया है। ओके, सो यहाँ पर ये ऑप्शन भी हो गया एलिमिनेट। एंड देन वी हैव ऑसिलेटोरिया। ऑसिलेटोरिया इज ऑल्सो अ ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे साइनोबैक्टीरिया में ही कंसिडर करते हैं। एंड साइनोबैक्टीरिया बीइंग प्रोकैरियोटिक, ये ऑप्शन भी यहीं पर हो गया एलिमिनेट। सो फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन ए, सैक्रोमाइसिस। ओके, तो चलिए बच्चों देखते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम, विच इज आफ्टर कैरियोगैमी फॉलोड बाय मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजेनसली इन। सो कैरियोगैमी के बाद मियोसिस होने पर किन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म या फिर इनमें से कौन से एग्जाम्पल में स्पोर का फॉर्मेशन होता है, वो भी एक्सोजेनसली। ओके, सो जल्दी से अपने ऑप्शंस को देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज न्यूरोस्पोरा, ऑप्शन बी इज ऑल्टरनेरिया, ऑप्शन सी इज अगैरिकस या ऑप्शन डी इज सैक्रोमाइसिस। सो बेसिकली अगर हम ऑप्शंस को डील करने से पहले और आंसर को फाइंड करने से पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल्स हैं ये किंगडम फंजाई की कौन सी क्लास को बिलोंग करते हैं, isn't it? सो फर्स्ट ऑप्शन जो आपका है दैट इज न्यूरोस्पोरा, ये किस ग्रुप ऑफ फंजाई को बिलोंग करता था? इट वाज अ सैक फंजाई, रिमेंबर? यस, तो ये बिलोंग करेगा किसको? एस्कोमाइसिटीज को, isn't it? मैं पूरा नहीं लिख रहा, आप समझ जाइएगा। देन वी हैव ऑल्टरनेरिया, जो कि किसको बिलोंग करता था? ऑल्टरनेरिया वाज अ मेंबर ऑफ ड्यूटेरोमाइसिटीज, याद है ना? ड्यूटेरोमाइसिटीज के मेंबर्स को हम क्या बुलाते थे? यस, वी यूज्ड टू कॉल देम फंजाई इम्परफेक्टाई बिकॉज इनके पास क्या एब्सेंट होती थी? सेक्सुअल फेज इन देयर लाइफ साइकिल। सो ड्यूटेरोमाइसिटीज का मेंबर है ऑल्टरनेरिया। अगैरिकस जो है वो किस ग्रुप ऑफ फंजाई को बिलोंग करता है? यस, दे बिलोंग टू क्लब फंजाई, जिन्हें हम कहते थे बेसिडियोमाइसिटीज, isn't it? तो ये बेसिडियो का मेंबर है। एंड देन वी हैव सैक्रोमाइसिस, जो कि बिलोंग करता है टू विच ग्रुप? यस, जो इसमें कि आपका न्यूरोस्पोरा भी आता है, इट इज ऑल्सो अ सैक फंजाई एंड ये है एस्कोमाइसिटीज का मेंबर। और सैक्रोमाइसिस, जैसे कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, ये साइंटिफिक नेम है किसका? ईस्ट का। सो आपके पास ये ग्रुप्स आ गए, ठीक है? तो क्योंकि देखिए आपसे बोला जा रहा है कैरियोगैमी के बाद मियोसिस हो रही है, सो कैरियोगैमी का होना ही क्या हुआ? सेक्सुअल फिनोमेना हुए ना, जहां पर दो न्यूक्लियस आपस में फ्यूज कर रहे हैं, जेनेटिक मटेरियल का रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। सो बेसिकली कैरियोगैमी वाली बात अगर इधर आती है तो एक ऑप्शन तो यहीं पर एलिमिनेट हो जाता है, विच इज ऑप्शन बी, ऑल्टरनेरिया। द रीजन इज क्योंकि ये ड्यूटेरो का मेंबर है और ड्यूटेरो में नहीं होती थी सेक्सुअल फिनोमेनन, यानी कि सेक्सुअल फेज ही एब्सेंट है। तो यहाँ पर कैरियोगैमी के बाद कैरियोगैमी ही होना जो है वो इम्पॉसिबल है, इसीलिए ये ऑप्शन यहीं पर एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है? फिर आपके पास ऑप्शन बचते हैं एस्को के और बेसिडियो के। तो बताइए मुझको कि अगर आपको वो टेबल याद है मेरी, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले कॉलम में देखिएगा, वहां पर आपके इनके सेक्सुअल स्पोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसे कि एस्कोमाइसिटीज के जो सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं एस्कोस्पोर्स, याद है? और एस्कोस्पोर्स कहाँ बनते थे? इन अ सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एस्कस। कैसे? अंदर की तरफ, यानी कि दे वर प्रोड्यूस्ड एंडोजिनसली। तो इसका मतलब यहां पर एस्को के दोनों ही जो एग्जांपल्स हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं। एंड फाइनली आवर करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी, अगैरिकस, व्हिच इज अ मेंबर ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज। याद है मैंने आपको बताया था बेसिडियोमाइसिटीज में जो सेक्सुअल स्पोर होते हैं उन्हें हम कहते हैं बेसिडियोस्पोर्स, और बेसिडियोस्पोर्स जो हैं वो कहाँ बनते हैं? बेसिडियम में। और बेसिडियम कहाँ प्रेजेंट होता है? ऑन द फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड बेसिडियोकार्प। ओके, और बेसिडियो यानी कि बेसिडियम पे ही एक्सोजीनियसली बनते थे क्या? बेसिडियोस्पोर्स। सो मैंने वहां पर आपको इनकी सेक्सुअल साइकिल को नहीं बताया था, यहां पर मैं आपको उसको एक डायग्राम के फॉर्म में या फिर एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में एक्सप्लेन कर देता हूं। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम डिस्कस करते हैं लाइफ साइकिल, खास करके सेक्सुअल फेज, जो कि सेक्सुअल फेज होती है ना ऑफ द बेसिडियोमाइसिटीज, उसको हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो दो कंपैटिबल फंगल हाइफी होती हैं वो बेसिकली आपस में आ जाती हैं इन क्लोज कॉन्टैक्ट, वो आपस में पास आ जाने के बाद करती हैं फ्यूज। तो इस फेज को हम कहते हैं सोमैटोगैमी,
यानी कि उनकी जो सोमैटिक हाइफी हैं वो आपस में कर जाते हैं फ्यूज। अब भाई जब ये दोनों के दोनों हाइफी क्लोज आएंगे तो इनके बीच में जो वॉल हैं वो आपस में डिसॉल्व हो जाती हैं, एंड देन फाइनली ये दोनों सेल्स आपस में जब ज्वाइन करते हैं सो इन दोनों के प्लाज्मा पहले कांटेक्ट में आते हैं एंड देन उसी में फ्लोट कर रहे होते हैं दोनों ही डिफरेंट फंगल हाइफी के न्यूक्लियाई, राइट। तो आपको रेड वाला डिनोट कर रहा है इस पॉजिटिव स्ट्रेन वाले हाइफी को, और ये जो ब्लू वाला आपको डॉट दिखाई दे रहा है वो नेगेटिव स्ट्रेन वाले हाइफी के न्यूक्लियस को डिनोट कर रहा है। ओके, सो ये जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है यानी कि एक सिंगल सेल के अंदर आपको दिख रहे हैं दो न्यूक्लियाई, इसीलिए इसको हम कहते हैं डायकैरियन। ओके, नाउ अब ये जो डायकैरियन है ये एक सिंगल सेल में देखने को मिल रहा है। धीरे धीरे कुछ फिनोमिनन होती हैं, कुछ क्लैम्प कनेक्शंस बनने के बाद ये सारे के सारे जितने भी सेल्स हैं यानी कि इस हाइफी में वो सभी के सभी कन्वर्ट हो जाते हैं डायकैरियोटिक कंडीशन में, यानी कि सभी सेल के पास होंगे दो न्यूक्लियस जो कि होंगे फ्रॉम द टू डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ फंगस। सो दोनों ही डिफरेंट वाले आपको यहाँ पर न्यूक्लियस देखने को मिल रहे हैं। इजंट इट ओके? देखें, ओके, देन उसके बाद हम देखते हैं कि इस पूरे हाइफी में जो टर्मिनल सेल होता है यानी कि सबसे लास्ट वाला सेल, उसमें आपको न्यूक्लियर फ्यूजन देखने को मिलेगा, यानी कि आपको दोनों जो पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रेन वाले न्यूक्लियस से वो फ्यूज कर जाएंगे, और जब वो फ्यूज करेंगे तो इस स्टेप को हम बुलाते हैं कैरियोगैमी, और बन जाएगा इस टर्मिनल सेल में एक जाइगोट जो कि होगा डिप्लॉइड। ओके, सो ये डिप्लॉइड जाइगोट बन गया, और आप देखोगे जो टर्मिनल सेल है ना वो साइज में थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, यानी कि स्वेल अप हो जाएगा और बना लेगा एक स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं बेसिडियम। सो बेसिडियम स्ट्रक्चर आपको यहां देखने को मिल रहा है। ओके ओके, देन ये जाइगोट में होगी मियोसिस, यानी कि ये जो टर्मिनल सेल जो कि बेसिडियम में कन्वर्ट हो गया था उसका जो न्यूक्लियस है वो शो करेगा जाइगोटिक मियोसिस, और बनेंगे 4 हेप्लॉइड न्यूक्लियाई, और वो जो 4 हेप्लॉइड न्यूक्लियाई हैं साथ ही साथ क्या होगा, सेंटर में डेवलप होगा एक वैक्यूल। तो दिस इज बेसिकली अ वैक्यूल। ओके, और ये जो वैक्यूल डेवलप होगा वो उन 4 हेप्लॉइड न्यूक्लियाई को पुश करेगा नीचे की तरफ, एंड जब वो उसको पुश करेगा तो आप देखोगे कि जो फंगल वॉल है वो बेसिकली ऐसे 4 फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के फॉर्म में बाहर की तरफ एक्सट्रूड करेगी। इन 4 फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्टेरिग्नेटा। ओके, और ये जितने भी हेप्लॉइड न्यूक्लियाई हैं वो एक एक स्टेरिग्नेटा में एंटर करते जाते हैं, एंड देन फाइनली व्हाट विल हैपन, जब ये स्टेरिग्नेटा में प्रेजेंट हो जाते हैं दे आर पिंच्ड ऑफ एज बेसिडियोस्पोर्स। सो ये बाहर आप देख रहे हो स्टेरिग्नेटा के बाहर एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस हो रहे स्पोर्स हैं जो कि हेप्लॉइड इन नेचर है। सो इसीलिए हम बेसिडियोस्पोर्स को कहते हैं दैट दे हैव एक्सोजीनस ओरिजिन। ओके, चलिए बच्चों देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन which says select the wrong statement from the following। So हमसे पूछा जा रहा है कि दी हुई इन 4 स्टेटमेंट में से आपको फाइंड करनी है रॉन्ग स्टेटमेंट को। ओके, सो आवर फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेल वॉल इज प्रेजेंट इन मेंबर्स ऑफ फंजाई एंड प्लांटे। दैट्स वेरी ट्रू। प्लांटे और फंजाई दोनों ही किंगडम के मेंबर्स के पास होती है सेल वॉल। आपने पढ़ा ही है कि किंगडम फंजाई को पहले पार्ट माना जाता था ऑफ किंगडम प्लांटे, है ना, और किसने इसको अलग किया था? Yes, Whitaker ने, by making the 4th kingdom as kingdom Plantae. Okay, kingdom fungi basically. Okay, so fungi and Plantae both have cell wall, और cell wall किस किस मटेरियल की बनती है? In case of Plantae ये बनती है सेल्यूलोज की और हेमीसेल्यूलोज की, और फंजाई के केस में बनती है ऑफ काइटिन, isn't it? So ये स्टेटमेंट है करेक्ट, इसीलिए इस ऑप्शन को हम यही एलिमिनेट कर देंगे बिकॉज हमें फाइंड करना है रॉन्ग स्टेटमेंट को। ठीक है, okay, then we have the B option which says pseudopodia are locomotory and feeding structures in sporozoans। क्या sporozoans के केस में हमको pseudopodia दिखते हैं as locomotory and feeding structures? जल्दी से बताइए। yes, ये स्टेटमेंट है इनकरेक्ट, क्योंकि हमको बोला गया है प्रोटोजोन्स का जो केस होता है, आपको पता है प्रोटोजोन्स को हमने क्लासिफाई किया था इनटू 4 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकोमोटरी ऑर्गन, और स्पोरोजोन्स वो ग्रुप ऑफ प्रोटोजोन्स होते थे जिनके पास कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता था, isn't it? तो इनके पास सूडोपोडिया कहां से आ जाएगा भाई एज ए लोकोमोटरी ऑर्गन? तो ये स्टेटमेंट है इनकरेक्ट, इसीलिए ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। सूडोपोडिया होता है लोकोमोटरी ऑर्गन इन केस ऑफ अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। ओके, सो ये तब करेक्ट माना जाता स्टेटमेंट, बट यहां पर ये हो गया इनकरेक्ट। ओके, देन वी हैव ऑप्शन सी जिसमें कि आपको बोला जा रहा है मशरूम्स बिलोंग टू बेसिडियोमाइसीटीज। दैट्स वेरी ट्रू। अगर आपको याद है वो एग्जांपल्स
तो ऑब्वियसली आप अंदाजा लगा सकते हो दैट बेसिडियोमाइसीटी जिन्हें हम क्लब फंजाई कहते हैं उन्हीं को बिलोंग करता है मशरूम्स. ओके, देन वी हैव ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया आर द पावर हाउस ऑफ द सेल इन ऑल किंगडम्स एक्सेप्ट इन मोनेरा. ये स्टेटमेंट भी परफेक्टली करेक्ट है. माइटोकॉन्ड्रिया भाई सबका फेवरेट है ना, पावर हाउस ऑफ द सेल, बट ये नहीं प्रेजेंट होता है इन किंगडम मोनेरा. बिकॉज क्यों? इसका रीजन बता सकते हैं आप? चलिए मैं ही बता देता हूं. किंगडम मोनेरा के जो मेंबर्स होते हैं वो प्रोकैरियोट्स हैं, यानी कि उनके पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट हैं. और माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? एक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है जिसके पास होती हैं डबल मेम्ब्रेन. तो क्या ये हो सकता है प्रोकैरियोटिक? नहीं ना. तो प्रोकैरियोटिक सेल में पाया ही नहीं जाएगा, इसीलिए ये ऑप्शन यहीं पर करेक्ट माना जाएगा बिकॉज ये स्टेटमेंट करेक्ट है. बट ये ऑप्शन हो गया इनकरेक्ट, द रीजन बीइंग क्योंकि रॉन्ग स्टेटमेंट हमें आइडेंटिफाई करना था. सो द फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी. तो चलिए बच्चों डील करते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम विच सेज सीलिएट्स डिफर फ्रॉम अदर प्रोटोजोअन्स इन. तो जो सीलिएट्स होते हैं वो बाकी के प्रोटोजोअन से किन पॉइंट्स पे डिफर करते हैं वो हमें आइडेंटिफाई करना है इन 4 ऑप्शंस में से. सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज यूजिंग फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन. भाई क्या इनके पास लोकोमोटरी ऑर्गन फ्लैजिला प्रेजेंट होगा? भाई नाम ही इनका सीलिएटेड प्रोटोजोन है तो इनके पास फ्लैजिला लोकोमोटरी ऑर्गन कैसे हो सकता है? इसीलिए दिस ऑप्शन इज गोइंग टू बी इनकरेक्ट. ओके, देन वी हैव द ऑप्शन बी यूजिंग सूडोपोडिया फॉर कैप्चरिंग प्रे. क्या इनके पास सूडोपोडिया प्रेजेंट होगा फॉर कैप्चरिंग प्रे? नहीं भाई, सूडोपोडिया जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए किनके पास? इट हैज टू बी विद अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, उन प्रोटोजोन्स के पास जिनके पास अमीबा लाइक स्ट्रक्चर है. सो उनके पास तो देखा जाता है ना सूडोपोडिया, फॉल्स फीट, याद है? सो दिस ऑप्शन इज गोइंग टू बी इनकरेक्ट इटसेल्फ. देन वी हैव ऑप्शन सी हैविंग अ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फॉर रिमूविंग एक्सेस वाटर. सो क्या सीलिएट्स के पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट है फॉर रिमूविंग एक्स्ट्रा वाटर? यस, होता है. और बेसिकली इन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का फंक्शन क्या होता है? ऑस्मो रेगुलेशन, यानी कि वाटर का जो बैलेंस है वाटर आयन का वो मेंटेन करना विद इन अ सेल. बट क्या ये सिर्फ सीलिएट्स में ही प्रेजेंट होता है? नहीं ना, और भी ऐसे प्रोटोजोन्स हैं जिनके पास जो है वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट है. तो ये ऑप्शन तो बेसिकली रीडिंग में ये ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, बट द प्रॉब्लम इज कि हमसे पूछा जा रहा है कि हमें पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो है वो आइडेंटिफाई करना है इन केस ऑफ सीलिएट्स. तो ऑब्वियसली दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट. ये अप्रोप्रिएट ऑप्शन नहीं है क्योंकि ये हमें डिफरेंस नहीं बता रहा है कि सीलिएट्स के पास ऐसी चीज है जो कि बाकी प्रोटोजोन्स में नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है वो और प्रोटोजोन्स में भी पाया जाता है. इसलिए दिस ऑप्शन इज गोइंग टू बी inappropriate over here. And the final option is going to be having 2 types of nuclei. That's correct. याद है मैं आपको एग्जाम्पल बताया था सीलिएटेड प्रोटोजोन्स का. क्या है एग्जाम्पल सीलिएटेड प्रोटोजोन्स का? जल्दी से रिकॉल करिए. बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है जो कि आपने अपनी लोअर क्लासेस में भी पढ़ रखा है, एंड दैट इज पैरामीशियम. याद है? सो पैरामीशियम का जब मैंने केस आपको बताया था तो मैंने आपको बोला था ये स्लिपर शेप्ड एनिमल क्यूल है, इजंट इट? सो कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है इसका. सो अगर आप ध्यान से नोट करेंगे तो कुछ ऐसा सा दिखता है आपको पैरामीशियम. बेयर विथ माय डायग्राम प्लीज. सो यहां पर आपको ये दिखती थी एक माउथ कैविटी जिसे हम कहते थे गलेट, है ना? और आपको पूरी बॉडी पे आपको इनका लोकोमोटरी ऑर्गन दिखाई दे ही रहा है, विच आर दी सीलिया, है ना? यही वो सीलिया है जिसकी वजह से इनको हम सीलिएटेड प्रोटोजोन्स बुलाते हैं, इजंट इट? एंड यहाँ आपको देखने को मिल रहे हैं 2 न्यूक्लियाई. एक बड़ा सा जो न्यूक्लियस है उसे हम कहते हैं मैक्रोन्यूक्लियस, और ये जो छोटा वाला न्यूक्लियस है इसे हम कहते हैं माइक्रोन्यूक्लियस. ओके, तो जो मैक्रोन्यूक्लियस है उसका बेसिकली कोई रोल नहीं है रिप्रोडक्शन में, वो सिर्फ और सिर्फ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है. सो इट कंट्रोल्स वेजिटेटिव कैरेक्टर्स. ओके, वाइल जो माइक्रोन्यूक्लियस होता है उसका रोल होता है इन कंट्रोलिंग रिप्रोडक्शन. तो ये हेल्प करता है इन रिप्रोडक्शन. ओके, और इन दोनों यानी कि मैक्रोन्यूक्लियस और माइक्रोन्यूक्लियस का जो प्रेजेंस है
ये जो कैरेक्टर है इट इज एक्सक्लूसिव टू द सीलिएटेड प्रोटोजोन्स इटसेल्फ, ठीक है, ये बाकी के प्रोटोजोन्स में नहीं होता है, यानी कि हैविंग 2 न्यूक्लियस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सीलिएट्स इटसेल्फ। ओके, सो द फाइनल ऑप्शन विच इज करेक्ट इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी। तो चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम विच इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड द चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशन। सो ओशन के चीफ प्रोड्यूसर्स हम किसको बुलाते हैं? सो ये क्वेश्चन आप बहुत इजीली रिलेट कर पाएंगे अपने कुछ प्रीवियस क्वेश्चन में जिसको कि हमने डिस्कस किया था, जिनमें कि हमें एक स्टेटमेंट दी हुई थी रिलेटेड टू दैट ग्रुप। सो अगर आपको याद है तो इट्स गुड, नहीं है तो हम यहाँ पर डिस्कस कर ही रहे हैं। सो आवर फर्स्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए डायनोफ्लैजिलेट्स, ऑप्शन बी साइनोबैक्टीरिया, ऑप्शन सी डायटम्स या ऑप्शन डी यूग्लिनॉइड्स। तो भाई किसको बुलाते हैं हम? चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशंस। याद करिए, याद आ गया? यस, द करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी डायटम्स। डायटम्स को हम बुलाते हैं द चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशन बिकॉज ये मेन या चीफ फूड सोर्स हैं ऑफ ऑल द एक्वाटिक फूड वेब्स। सो इसीलिए डायटम्स को हम बुलाते हैं द चीफ प्रोड्यूसर्स। ओके, और डायटम्स किस ग्रुप ऑफ प्रोटिस्टा को बिलोंग करते हैं? यस, दे बिलोंग टू क्राइजोफाइट्स। ओके, सो द फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी option C, diatoms. Okay, so our next question is mad cow disease in cattle is caused by an organism which has। so आपसे पूछा जा रहा है mad cow disease किसी ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है जिनके पास इनमें से कुछ होता है। ओके, so हमें आइडेंटिफाई करना है उनको। तो उससे पहले जल्दी से मैड काउ डिजीज के बारे में याद कर लेते हैं। याद करिए, मैड काउ डिजीज जो थी इसको हम बुलाते थे बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एनसेफेलोपैथी। बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म, isn't it? So ये कॉज होती थी बाय इन्फेक्शियस एजेंट्स कॉल्ड, याद करिए जल्दी से, इट वॉज कॉल्ड प्रायॉन्स। सो जो इन्फेक्शियस एजेंट्स जो इस डिजीज को कॉज करते थे उन्हें हम प्रायॉन्स कहते थे। तो जल्दी से अब ऑप्शन देख लेते हैं हम आंसर पे आने से पहले। सो ऑप्शंस आर इनर्ट क्रिस्टलाइन, ऑप्शन बी abnormally folded proteins, ऑप्शन सी फ्री RNA विदाउट प्रोटीन कोट एंड ऑप्शन डी फ्री DNA विदाउट प्रोटीन कोट। सो अब मैंने आपको पूरी हिंट दे दी है और आपको अपना आंसर मिल भी चुका होगा अब तक। तो फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको बोला मैड काउ डिजीज कॉज होती है बाय प्रायॉन्स, और जब मैंने आपको प्रायॉन्स के बारे में पढ़ाया था अपनी कॉन्सेप्ट एड ऑन वाली वीडियो में, तो आपको बोला था कि इसके फर्स्ट 2 लेटर से ही आपको इसका इन्फेक्शियस पार्टिकल पता चल जाएगा, दैट इज प्रोटीन। सो इनके पास केवल होता है एक प्रोटीन जो कि होता है abnormally फोल्डेड। मैंने आपको बोला था ना कि किसी भी प्रोटीन का जो नेचर है, फंक्शन है, वो डिटरमिन होता है उसकी फोल्डिंग पे। ओके, तो वो जो फोल्डिंग है अगर वो abnormal हो जाएगी तो पार्टिकल का जो नेचर है वो ऑल्टर हो जाता है, प्रोटीन का खास करके। ओके, सो द फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी, abnormally फोल्डेड प्रोटीन्स। इज दैट ओके? तो चलिए बच्चों देखते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम which says which of the following statements is incorrect। तो यानी कि दी हुई इन स्टेटमेंट में से हमें फिर से एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट को करना है आइडेंटिफाई। सो आवर फर्स्ट स्टेटमेंट इज प्रायॉन्स कंसिस्ट ऑफ abnormally folded proteins। ओके, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है, अभी हमने पिछले ही क्वेश्चन में इसको डिस्कस किया था। तो यानी कि ये स्टेटमेंट करेक्ट होने की वजह से एलिमिनेट करना पड़ेगा बिकॉज हमें फाइंड करना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट को, है ना? ओके, देन वी हैव ऑप्शन बी, वायरॉइड्स लैक अ प्रोटीन कोट। ओके, दैट्स वेरी वेल ट्रू, है ना? क्योंकि मैंने आपको बताया था वायरॉइड जो होते हैं वो डिवॉइड होते हैं ऑफ द प्रोटीन कोट, इनके पास नहीं होता है प्रोटीन कोट। दैट मींस ये स्टेटमेंट हो गई करेक्ट, बट हमें आइडेंटिफाई करना है इनकरेक्ट, इसलिए इस ऑप्शन को हम कर देंगे एलिमिनेट। ओके, देन वी हैव ऑप्शन सी, वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। तो जब मैंने आपको वायरसेस पढ़ाया था मैंने आपको बोला था वायरसेस जो होते हैं वो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं। क्यों भाई? क्योंकि वायरसेस जो होते हैं वो इनर्ट होते हैं आउटसाइड अ लिविंग सिस्टम, और उनको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए एक लिविंग सिस्टम में एंटर करना पड़ता है या किसी लिविंग सेल को डैमेज करना पड़ता है। तो बेसिकली इनको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए किसी को डैमेज करना पड़ेगा, इसीलिए दे हैव टू बी पैरासिटिक इन देयर नेचर। तो ऑब्वियसली किसी लिविंग होस्ट को ये हमेशा डैमेज करेंगे, और ऑब्लिगेट वर्ड का मतलब कंपल्सरीली, क्योंकि उसके बिना उनकी लाइफ साइकिल ही कंप्लीट नहीं हो सकती। सो दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स एंड दिस स्टेटमेंट इज परफेक्टली फाइन, इसीलिए ये ऑप्शन भी हम यहीं कर देंगे एलिमिनेट, क्योंकि ये भी करेक्ट है। एंड ऑप्शन डी इज इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट इन वायरसेस इज द प्रोटीन कोट, दैट्स इनकरेक्ट, राइट? क्यों भाई? याद करिए,
वायरसेस के केस में मैंने आपको बोला था वायरसेस होते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन्स, यानी कि दो कंपोनेंट्स हैं उसमें, एक होता है न्यूक्लिक एसिड, दूसरा होता है प्रोटीन्स। और जो इन्फेक्शियस नेचर होता है वायरसेस का वो कंट्रोल होता है उनके जेनेटिक मटेरियल से, यानी कि जेनेटिक मटेरियल जो कि होता है न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड वायरसेस के केस में होता था या तो डीएनए या फिर आरएनए, जो कि सिंगल और डबल स्टैंडर्ड दोनों हो सकते हैं। ओके, सो बेसिकली इनका जो इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है वो प्रोटीन कोट नहीं होगा बल्कि होगा जेनेटिक मटेरियल। ओके, सो यानी कि ये वो स्टेटमेंट है जो कि है इनकरेक्ट, और इसीलिए आवर फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी इटसेल्फ। ओके, सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी। तो चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम फ्रॉम द ईयर 2019, जिसमें हमसे बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अगेन हमारे पास ऐसा ही क्वेश्चन फिर से आ गया है जिसमें कि हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। सो अवर ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए, क्लेविसेप्स इज अ सोर्स ऑफ मेनी अल्कलॉइड्स एंड एलएसडी। याद है मैंने आपको ये स्पेशल पॉइंट बताया था अपने मस्ट प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस में, याद है। सो एलएसडी के बारे में मैंने आपको बोला था इसका फुल फॉर्म होता है लाइसर्जिक एसिड डाइएथाइल अमाइड। ओके, सो लाइसर्जिक एसिड डाइएथाइल अमाइड जो कि एक हेलुसिनोजन है, याद है ना हेलुसिनोजन के बारे में मैंने आपको जो बताया था। सो ये किससे डिराइव होता था? ये डिराइव होता था क्लेविसेप्स से, दैट इज व्हाट आई हैव टॉट यू। ओके, एंड ऑब्वियसली क्लेविसेप्स से बहुत सारे अल्कलॉइड्स भी मिलते हैं। सो ये स्टेटमेंट परफेक्टली फाइन है, यानी कि ये ऑप्शन हम यहां पर एलिमिनेट कर सकते हैं बिकॉज इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमको करना है फाइंड। ओके, देन वी हैव ऑप्शन बी विच इज कोनिडिया आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजीनियसली एंड एस्कोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एंडोजीनियसली। ये बिल्कुल परफेक्ट स्टेटमेंट है। कोनिडिया जो है वो कैसे बनता था मैंने आपको अपनी कॉन्सेप्ट एडॉन वाली वीडियो में भी बताया है और मस्ट प्रैक्टिस वाली क्वेश्चन में भी बताया था कि जो फंगल हाइफा है उनमें से एक हाइफा जो इरेक्ट होके क्या करता था, कोनिडियो 4 बनाता था जो कि फर्दर ब्रांच करके स्टेरिनेटा प्रोड्यूस करता था और उसमें बनते थे एक्सोजीनियसली क्या, कोनिडिया। ओके, एंड देन एस्कोस्पोर्स जो कि बनते थे इनसाइड द एस्कस, वो बनते थे एंडोजीनियसली बिकॉज वो इनसाइड बनते थे एस्कस के, isn't it? So ये स्टेटमेंट परफेक्टली करेक्ट है, इसलिए इस ऑप्शन को हम यहीं पर एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, देन वी हैव ऑप्शन सी जिसमें हमसे बोला जा रहा है यीस्ट हैव फिलामेंटस बॉडी विथ लॉन्ग थ्रेड लाइक हाइफी। तो आपने यीस्ट का स्ट्रक्चर तो छोटी क्लासेस से भी पढ़ रखा है, राइट। सो यीस्ट की बॉडी क्या फिलामेंटस थ्रेड जैसी होती है, यानी कि थ्रेड लाइक होती है? नहीं ना, कैसी होती है वो आपको यूजुअली या तो हाँ आप कह सकते हो कि आपको थोड़ी सी राउंड या फिर ओवॉइड शेप में देखने को मिलती है, isn't it? तो यीस्ट आपको कुछ ऐसे ही देखने को मिलते थे ना, जिसमें कैसे बड भी दिखती थी आपको, isn't it? सो ये सपोज इसका न्यूक्लियस है। ओके, सो बेसिकली जो यीस्ट होते हैं उनकी बॉडी फिलामेंटस नहीं होती है। ओके, सो दिस इज दैट ऑप्शन विच इज शोइंग अस द इनकरेक्ट स्टेटमेंट एंड इसी को हमें फाइंड करना था। ठीक है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट को ही तो हमें करना है आइडेंटिफाई। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। और जल्दी से अपनी ऑप्शन डी को भी कंसिडर कर लेते हैं विच सेज मोरेल्स एंड ट्रूफल्स आर एडिबल डेलिकेसीज। यस, मोरेल्स और जो ट्रूफल्स होते हैं ये बेसिकली आपको मिलते हैं फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ एस्कोमाइसिटीज यानी कि सैक फंजाई, और इनको ना ये एडिबल होते हैं, ये खाए जाते हैं और ये डेलिकेसीज में कंसीडर भी किए जाते हैं। ओके, तो चलिए बच्चों अब हमारे सामने आ गया है एक सुपर इजी क्वेश्चन फ्रॉम द ईयर 2019 जिसमें हमसे बोला जा रहा है मैच द ऑर्गेनिज्म इन कॉलम 1 विद देयर हैबिटेट्स इन कॉलम 2। सो कॉलम 1 में ऑर्गेनिज्म दिए हैं जिनको आपको कॉलम 2 में उनकी हैबिटेट से मैच करना है। इससे इजी क्वेश्चन कोई क्या ही पूछ सकता है। ओके, सो आपको पता है पहला ऑप्शन है हमारा यहाँ पर हेलोफाइल्स। तो हेलोफाइल्स नाम में ही आंसर है सॉल्ट लविंग, तो ये कहाँ पाए जाते हैं, सॉल्टी एरियाज में, तो यानी कि फर्स्ट इज गोइंग टू मैच विद द फोर्थ ऑप्शन, isn't it? तो हम जल्दी से अपने ऑप्शंस में चेक करते हैं कि फर्स्ट वाला फोर्थ से किससे मैच कर रहा है। केवल एक ही ऑप्शन में, बाकी तीनों के तीनों ऑप्शन में फर्स्ट इज नॉट मैचिंग विद फोर्थ, तो हमारा पहला ही ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। जल्दी से और भी देख लेते हैं बाकी के ऑप्शंस को भी। करेक्ट, सो वी हैव थर्मो एसिडोफाइल्स। थर्मो एसिडोफाइल्स बिलोंग करते हैं भाई, थर्मो वर्ड आता है हीट से ना, और हीट यानी कि हॉट कंडीशंस। तो हॉट कंडीशंस वाले जो बैक्टीरिया हैं ये मिलेंगे आपको हॉट स्प्रिंग्स में, यानी कि सेकंड इज गोइंग टू मैच विद द फर्स्ट जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। देन वी हैव मिथानोजेंस। मिथानोजेंस जो होते हैं ये मीथेन जनरेटिंग बैक्टीरिया है ना, जो कि मार्शी एरियाज में और रूमिनेंट्स में पाया जाता था। सो दे आर फाउंड इन द गट्स ऑफ रूमिनेंट्स, तो ये थर्ड इज मैचिंग विद द थर्ड ऑप्शन। एंड देन वी हैव साइनोबैक्टीरिया जिनको हम
ब्लू ग्रीन एल्गी बुलाते हैं, और ये कहाँ पाए जाते हैं? ऑब्वियसली एल्गी है तो एक्वाटिक एनवायरनमेंट में पाए जाएंगे, एंड दैट इज द रीजन जो फोर्थ वाला है वो मैच करेगा विद द सेकंड. सो फोर्थ इज मैचिंग विद सेकंड ऑल्सो. तो हमारा पहले ही केस में आंसर आ गया था भाई. द फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए. ओके, तो चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम विच इज प्रॉब्लम नंबर 27, जिसमें हमसे बोला जा रहा है मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 विद कॉलम सेकंड एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. सो आपको यहाँ पर 2 कॉलम्स दिए हैं, उनके आइटम्स को आपको मैच करके करेक्ट ऑप्शन को आइडेंटिफाई करना है. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलिए करते हैं इसको. आप भी साथ साथ करिए मेरे. ओके, सो कॉलम 1 में जो फर्स्ट आइटम है विच इज सैप्रोफाइट, और सैप्रोफाइट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपको अच्छे से पता है कि सैप्रोफाइट वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि डेड और डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर पर ग्रो करते हैं. यानी कि सैप्रोफाइट दे आर हेल्पफुल इन डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मटीरियल. सो फर्स्ट इज गोइंग टू मैच विद ऑप्शन सेकंड. और देखते हैं अपने ऑप्शन में फर्स्ट सेकंड से कहाँ मैच हो रहा है? इन ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी. इसका मतलब हमारे ऑप्शन ए और ऑप्शन डी यहीं पर हो गए एलिमिनेट, isn't it? Okay, then we have parasite. तो पैरासाइट क्या होते हैं भाई? ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंदर रह के उनसे उनका खाना डिराइव करते हैं और उनको पहुंचाते हैं नुकसान. सो पैरासाइट बेसिकली आर द वंस जो कि लिविंग प्लांट एंड एनिमल के ऊपर रहते हैं. ओके, परफेक्ट ना? ठीक है, तो सेकेंड इज मैचिंग विद द थर्ड ऑप्शन ओवर हियर, तो जो कि आपको यहां देखने को ऑब्वियसली मिल ही गया है. सो फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी, राइट? क्योंकि ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो गया, क्योंकि वहां पर सेकेंड इज मैचिंग विद द फर्स्ट वन, तो वहीं रॉन्ग हो गया. ओके, बाकी के ऑप्शंस को भी हम कंसिडर कर लेते हैं. लाइक हमारे पास है लाइकेंस. अब लाइकेंस के बारे में मैंने आपको अपनी कॉन्सेप्ट अराउंड वाली वीडियो में बताया ही है कि लाइकेंस होते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एन एल्गी और अ फंजाई एंड अ फंजाई, सॉरी. सो एल्गी और फंजाई के बीच में जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है दैट इज व्हाट वी कॉल एज लाइकेंस. और इसमें जो फंगल पार्टनर होता था उसे हम क्या बुलाते थे? जल्दी याद करिए. यस, वी कॉल इट एज माइकोबायोन्ट. ओके, एंड जो एल्गल पार्टनर है वो क्या कहलाता था? वो कहलाता था फाइकोबायोन्ट. वेरी गुड. सो लाइकेंस आर गोइंग टू मैच विद द फोर्थ ऑप्शन. देन वी हैव माइकोराइजा. माइकोराइजा होता था अगेन एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन, बट ये एक फंजाई और हायर प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं उनके बीच में देखा जाता है. सो द थर्ड इज गोइंग टू मैच विद द फोर्थ वन ओवर हियर जैसे कि है, और फोर्थ विद द फर्स्ट वन. ठीक है, तो इसीलिए आवर फाइनल ऑप्शन विच इज करेक्ट इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी. ठीक है, तो चलिए बच्चों देखते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम को विच इज फ्रॉम द ईयर 2020. सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट साइनोबैक्टीरिया. साइनोबैक्टीरिया से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये हमें आइडेंटिफाई करनी है. आई थिंक सारे ही क्वेश्चन जो हैं वो इस चैप्टर से इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए ही बनाए गए हैं. ओके, सो द फर्स्ट ऑप्शन इज दे आर फोटो ऑटोट्रॉप्स. सो साइनोबैक्टीरिया जिन्हें हम ब्लू ग्रीन एल्गी बुलाते थे, याद है ना आपको? इनको हम कहते थे ब्लू ग्रीन एल्गी. सो ब्लू ग्रीन एल्गी जो है ऑब्वियसली ये फोटोसिंथेटिक होती हैं. सो यानी कि ये स्टेटमेंट है करेक्ट, तो इसीलिए इसको हम कर देंगे यहीं पर एलिमिनेट. ओके, फिर हमारे पास सेकेंड ऑप्शन में बोला जा रहा है दे लैक हेट्रोसिस्ट. क्या ये लैक करते हैं हेट्रोसिस्ट? हेट्रोसिस्ट क्या थे? ये स्पेशलाइज्ड सेल थे जो कि बाकी वेजिटेटिव सेल से बड़े होते हैं, है ना? इन केस ऑफ फिलामेंटस एल्गी, है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी, जैसे कि मैंने आपको नॉस्टक का एग्जांपल बताया था, उसमें एक बड़ा सा सेल था जिसमें कि एनारोबिक कंडीशन रहती थी. ओके, और वो क्रिएट करने वाला एंजाइम नाइट्रोजनेस प्रेजेंट था, इजंट इट? सो उनके पास वो स्पेशल सेल प्रेजेंट होता है ना. तो बट यहां तो बोला है दे लैक हेट्रोसिस्ट. तो ये स्टेटमेंट क्या करेक्ट हुई या इनकरेक्ट हुई? ऑब्वियसली दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, और इसी को तो करना था हमें आइडेंटिफाई, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को. तो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन सेकेंड विच इज दे लैक हेट्रोसिस्ट. चलिए देखते हैं बाकी के स्टेटमेंट्स को भी. सो थर्ड स्टेटमेंट में हमसे बोला जा रहा है दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पोल्यूटेड वाटर बॉडीज. ये तो सच है ना? जो एल्गा हैं वो ब्लूम बना देते हैं, यानी कि दे फॉर्म एल्गल ब्लूम्स इन पोल्यूटेड वाटर बॉडी, क्योंकि पोल्यूटेड वाटर बॉडी में न्यूट्रिएंट की प्रेजेंस होने की वजह से ये फ्लरिश करते हैं और उस एनवायरनमेंट में पूरी तरह से फैल जाते हैं. सो ऑब्वियसली दे विल फॉर्म ब्लूम्स. सो यानी कि ये स्टेटमेंट है करेक्ट, इसीलिए हम कर देंगे इसको एलिमिनेट. ओके, then we have the last option which says they have chlorophyll A similar to green plants. Yes, they have chlorophyll A. ये मैंने आपको बताया भी हुआ है, जो कि मैच करती है with the pigment present in the higher plants, जिसकी वजह से ये photosynthesis परफॉर्म भी कर पाते हैं. So this option is also incorrect because ये statement correct है,
इसीलिए इस ऑप्शन को भी हम कर देंगे यहीं पर एलिमिनेट। सो फाइनल आंसर इज ऑप्शन सेकेंड। ओके, सो बच्चों अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम विच इज प्रॉब्लम नंबर 29, जिसमें हमसे बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट वायरॉइड्स। सो वायरॉइड से रिलेटेड कौन सी इनमें से स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है। तो बच्चों ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखा है अपने आज ही की वीडियो में। सो मैं आपके लिए ऑप्शंस पढ़ देता हूं, बट इसका करेक्ट आंसर आप ही को फाइंड करना है। ओके, तो जल्दी से विदाउट वेस्टिंग मच टाइम जल्दी से मुझे बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज दे हैव डीएनए विद प्रोटीन कोड। Second option is they have free DNA without protein code. Then third option is they have RNA with protein code, or they have free RNA without protein code. So the correct option is going to be option fourth, that is they have free RNA without protein code. Viroids के बारे में मैंने आपको बताया था ना, they are devoid of the protein code, isn't it? और इनके पास जब प्रोटीन कोड नहीं होगा तो सिर्फ होगा जेनेटिक मटेरियल, और जेनेटिक मटेरियल किस फॉर्म में होता है? एक फ्री आरएनए के फॉर्म में, जो कि होता है ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट, isn't it? तो चलिए बच्चों अब हम डिस्कस करते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम विच इज फ्रॉम द ईयर 2021, जिसमें हमसे बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यानी कि दी हुई इन 4 स्टेटमेंट में से हमें करेक्ट स्टेटमेंट को करना है आइडेंटिफाई। ओके, सो आर यू रेडी? ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑर्गेनिजम्स दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स। इज दैट ट्रू? कि लिविंग प्लांट्स पे रहने वाले ऑर्गेनिज्म को हम सैप्रोफाइट्स कहते हैं? नो ना, तो ये स्टेटमेंट तो हो गई इनकरेक्ट। क्यों भाई? क्योंकि सैप्रोफाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि ग्रो करते हैं ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। तो दिस ऑप्शन इज वेरी वेल incorrect. Okay, then we have the second option which says some of the organisms can fix atmospheric nitrogen in specialized cells called the sheath cells. तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जो स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं उनको हम शीथ सेल्स बुलाते हैं। याद करिए। नो, वी यूज्ड टू कॉल देम हेट्रोसिस्ट इन केस ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी। सो ये स्टेटमेंट करेक्ट हुई क्या? नो, ये स्टेटमेंट है इनकरेक्ट। ओके, देन हमारा थर्ड ऑप्शन इज द फ्यूजन ऑफ 2 cells इज कॉल्ड कैरियोगैमी। सो क्या 2 सेल के फ्यूजन को कहते हैं कैरियोगैमी? नो ना, कैरियोगैमी होता है फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई। इसका मतलब ये स्टेटमेंट हो गया इनकरेक्ट अगेन। देन हमारा फोर्थ स्टेटमेंट, ऑब्वियसली यही फाइनल आंसर होने वाला है। सो द फोर्थ स्टेटमेंट इज फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीट्स इज कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। सो 2 मोटाइल या नॉन मोटाइल गैमीट्स के फ्यूजन पर जो उनका प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है उसको हम कहते हैं प्लाज्मोगैमी, एंड दैट इज ट्रू। प्लाज्मोगैमी क्या होता है? 2 सेल्स के फ्यूजन में जब उनके प्रोटोप्लाज्म पहले फ्यूज कर जाएं, ओके, रिजल्टिंग इनटू 2 न्यूक्लियाई इन द सेम साइटोप्लाज्म, उसको हम कहते हैं प्लाज्मोगैमी। सो द फाइनल ऑप्शन विच इज करेक्ट इज गोइंग टू बी ऑप्शन फोर्थ। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम देखते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 31, जो कि है इसी साल से, यानी कि 2022 से। सो हमसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, तो हमें आइडेंटिफाई करनी है गिवन स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट है करेक्ट। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन इज माइकोप्लाज्मा हैव डीएनए, राइबोसोम एंड सेल वॉल। तो माइकोप्लाज्मा में डीएनए होता है, राइबोसोम होता है और सेल वॉल होता है। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? फॉरगेट अबाउट दीज 2, डीएनए और राइबोसोम को भूल जाइए। माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल होती है क्या? नहीं होती है ना। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट अ सेल वॉल, जो कि एनारोबिक कंडीशन में सर्वाइव करते थे। तो सेल वॉल तो इनके पास होती ही नहीं है, और ये स्टेटमेंट बोल रहा है कि होती है, तो ये स्टेटमेंट हो गई यहीं पर इनकरेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। देन वी हैव ऑप्शन सेकंड, जिसमें हमसे बोला जा रहा है साइनोबैक्टीरिया आर ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा। तो साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें हम ब्लू ग्रीन एल्गी बुलाते हैं, वो फोटो ऑटोट्रॉफिक हैं, यानी कि वो लाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, एंड इनको प्लेस किया जाता है अंडर किंगडम मोनेरा। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? यस, दिस स्टेटमेंट इज परफेक्टली फाइन। द रीजन इज क्योंकि इनका जो सेलुलर स्ट्रक्चर है वो है प्रोकैरियोटिक, यानी कि इनके पास प्रिमिटिव सेल हैं। ओके, तो ऑब्वियसली इनको हम रखेंगे किंगडम मोनेरा में। सो ये स्टेटमेंट भी हो गई, ये स्टेटमेंट है करेक्ट। सो दिस इज अवर स्टेटमेंट विच इज करेक्ट। ओके, सो हमारा आई थिंक फाइनल आंसर वुड बी ऑप्शन सेकंड इटसेल्फ। ओके, देन हम बाकी के ऑप्शंस को भी कंसिडर कर लेते हैं। लाइक वी हैव बैक्टीरिया आर एक्सक्लूसिवली हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। क्या बैक्टीरिया सिर्फ और सिर्फ हेट्रोट्रॉफिक इन नेचर होते हैं? नहीं ना। सो ये वाला स्टेटमेंट यहीं पर हो गया था एलिमिनेट, ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट है, राइट। देन वी हैव द फोर्थ स्टेटमेंट, जिसमें हमसे बोला जा रहा है स्लाइम मोल्ड्स आर सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा। सो सैप्रोफाइट्स
सैप्रोफिटिक इन नेचर, आई मीन स्लाइम मोल्ड्स जो हैं वो सैप्रोफिटिक इन नेचर तो होते हैं ना, यस दे आर, बट क्या हम इनको प्लेस करते हैं अंडर किंगडम मोनेरा? ये स्टेटमेंट होगी इनकरेक्ट। द रीजन इज इनको हम प्लेस करते हैं अंडर किंगडम प्रोटिस्टा, इजंट इट? तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट होने की वजह से हम ये 3 एलिमिनेट कर सकते हैं एंड द फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन सेकेंड, ओके, विच इज साइनोबैक्टीरिया और ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स केप्ट अंडर किंगडम मोनेरा। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब हम डिस्कस करते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम विच इज प्रॉब्लम नंबर 32, जिसमें हमसे बोला जा रहा है टू आइडेंटिफाई द फंजाई विच डू नॉट बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ अदर फंजाई अमंग द फॉलोइंग। सो यानी कि दिए हुए ग्रुप ऑफ फंजाई में से कौन सी ऐसी फंजाई है जो बाकी के 3 फंजाई के ग्रुप को मैच ही नहीं करती है, यानी कि वो उनको बिलोंग नहीं करती है, राइट? सो आवर ऑप्शंस आर ऑप्शन फर्स्ट सैक फंजाई, ऑप्शन सेकंड पफ बॉल्स, ऑप्शन थर्ड मशरूम्स या ऑप्शन 4 ब्रैकेट फंजाई। सो सैक फंजाई, पफ बॉल्स, मशरूम्स और ये जो ब्रैकेट फंजाई हैं, इनके बारे में आपको कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो रही है? ओके, लेट मी टेल यू, जो सैक फंजाई है वो बिलोंग करेगा भाई किस ग्रुप को? ऑब्वियसली इट विल बिलोंग टू द क्लास एस्कोमाइसिटीज, क्योंकि सैक फंजाई का मैंने आपको बताया ही था कि इनका कॉमन नेम जो है वो आता है फ्रॉम द वर्ड एस्कस से। ओके, सो एस्को वर्ड जो है दैट रिप्रेजेंट्स सैक। ओके, देन वी हैव पफ बॉल्स, मशरूम्स एंड ब्रैकेट फंजाई, और ये तीनों के तीनों है ना, ये तीनों के तीनों डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज यानी कि क्लब फंजाई के डिफरेंट फॉर्म्स हैं। सो ये सभी के सभी बिलोंग करते हैं टू द ग्रुप कॉल्ड बेसिडियोमाइसिटीज, ओके, विच आर द क्लब फंजाई। ओके, सो बेसिकली ये पफ बॉल्स, मशरूम, ब्रैकेट फंजाई क्योंकि बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर हैं और सैक फंजाई इनसे डिस्टिंक्ट है यानी कि अलग है, इसीलिए अवर करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी ऑप्शन फर्स्ट विच इज सैक फंजाई। तो चलिए बच्चों अब हम आ गए हैं हमारी आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर। सो अवर प्रॉब्लम नंबर 33 सेज मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको लिस्ट 1 में दिए हुए आइटम्स को मैच करना है लिस्ट 2 के आइटम से एंड देन आइडेंटिफाई करना है करेक्ट ऑर्डर या ऑप्शन को। ओके, सो आवर फर्स्ट आइटम इज पक्सीनिया। सो पक्सीनिया के बारे में याद है, ये बिलोंग करता है किस ग्रुप ऑफ फंजाई को? पक्सीनिया यूज्ड टू बी द मेंबर ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज। वेरी वेल, तो पक्सीनिया जो है इसको हम कहते थे रस्ट फंगस, है ना? तो क्योंकि ये वीट रस्ट डिजीज कॉज करता है ना, इसीलिए सो फर्स्ट इज गोइंग टू मैच विद द थर्ड वन। सो हम अपने ऑप्शंस में यहीं पर आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ऑप्शन ए में देखिए फर्स्ट इज मैचिंग विद द थर्ड एंड ऑप्शन बी में भी मैच कर रहा है, पर ऑप्शन सी एंड डी में इट इज नॉट मैचिंग, इसीलिए यहीं पर ये दोनों ऑप्शन हो गए एलिमिनेट। ओके, देन वी हैव द सेकेंड वन विच इज न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा के बारे में मैंने आपको एक स्पेशल इंफॉर्मेशन दी थी कि इसे हम कहते थे द ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। द रीजन वॉज क्योंकि सबसे ज्यादा जेनेटिक वर्क और बायोकेमिकल वर्क न्यूरोस्पोरा में किए गए हैं व्हेन इट कम्स टू प्लांट्स। सो न्यूरोस्पोरा का जो मैचिंग ऑप्शन है दैट इज द फोर्थ वन फ्रॉम द लिस्ट 2 विच इज बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क में इसका सबसे ज्यादा यूज किया है। ओके, सो सेकेंड इज मैचिंग विद द फोर्थ वन जो कि आपको दिख रहा है इन द बी ऑप्शन, यानी कि ए ऑप्शन भी हो गया इनकरेक्ट एंड द फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी एलिमिनेशन मेथड से। फटाफट से सारे अदर ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। लाइक सैप्रोफाइट्स आपको पता है दे ग्रो ऑन डेड सबस्ट्रेट, सो थर्ड इज गोइंग टू मैच विद द सेकेंड, सो जो आपको यहाँ मैच करते हुए दिख भी गया है। एंड फोर्थ विच इज कॉल्ड एल्ब्यूगो, इसके बारे में भी मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन कन्वे करी थी मेरी कॉन्सेप्ट अराउंड वाली वीडियो में भी और मस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन वाले में वीडियो में भी, जिसमें मैंने आपको बताया था एल्ब्यूगो कैंडिडा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग अ डिजीज कॉल्ड व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर्स, यानी कि मस्टर्ड में ये व्हाइट रस्ट कॉज करता है ना। मस्टर्ड की फैमिली ही होती थी क्रूसिफेरी या ब्रासिकेसी और उसमें ये डिजीज कॉज करता था व्हाइट रस्ट, इसीलिए एल्ब्यूगो इज गोइंग टू मैच विद द फर्स्ट ऑप्शन, जो कि अगेन हमको यहाँ देखने को मिल रहा है। सो आवर फाइनल आंसर विच इज करेक्ट इज ऑप्शन बी। ओके, सो बच्चों दिस वाज ऑल फ्रॉम द चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हमने डिस्कस किए इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी को आज के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मजा आया होगा। ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट को फॉलो करने के लिए जुड़े रहिए लर्नो हब के साथ। और आप सभी जानते हैं लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।